पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयां करने से बाज नहीं आया है। कई शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराए जा चुके हैं और एक बार फिर से मुल्तान में चंद रोज पहले आपको याद होगा कि विहाड़ी चौक पर धमाका हुआ था, मुतादिद हलाकतें हुई थी, जख्मी हुए थे वहां पर अफराद। और यहां पर भारतीय एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। जराए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, मुख्तलिफ मीडिया इसे रिपोर्ट भी कर रहा है। माजी में क्या होता रहा? 5 सितंबर को खबर आई कि चंद रॉ के एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है कराची से और उन्होंने पाकिस्तान में रॉ के बैनुल-अक़वामी ग्रुप को बेनकाब कर दिया। यह 5 सितंबर की बात है। हमने देखा कि कराची में 13 मई 2015 को इस्माइली बिरादरी को बस पर हमले में भी भारतीय इंटेलिजेंस रॉ मुलव्विस पाई गई मुबैना तौर पर। 14 मई 2015 को, 14 मई की बात करते हैं, वहां पर वजारत खारिजा के तर्जुमान काजी खलीलुल्लाह ने कहा कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ अफगान सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल ना करे और ना पाकिस्तान ऐसा उन्हें करना देगा। 11 अगस्त की बात करते हैं। 11 अगस्त को क्या हुआ? 11 अगस्त 2015 को बलोचिस्तान में फ्रंटियर कोर के इंस्पेक्टर जनरल मेजर जनरल शेर अफगन ने कहा कि बलोचिस्तान में, अब जरा बलोचिस्तान की सूरत हाल सुन लीजिए, वहां पर दहशतगर्दी में भारतीय और अफगान खुफिया इदारों का हाथ है। और फिर खबर यह भी पहुंची कि पाकिस्तान में करदन तंजीमों की फंडिंग भी भारतीय एजेंसियां कर रही हैं। अफगानिस्तान में भारत के 31 काउंसिल खाने काम कर रहे हैं, यह मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। और अब मुल्तान बॉम्ब धमाके में रॉ मुलव्विस पाई गई है। यह हो क्या रहा है? पाकिस्तान की सरजमीन पर यह हो क्या रहा है? हम क्या कर रहे हैं इसके लिए और हमें क्या करना चाहिए? हम इसका बड़ा तज्जिया लेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवालात हैं, वो उठाएंगे, हम तज्जिया ले लेंगे। हमारे साथ मौजूद है तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब और साथ में सीनियर तज्जियाकार और सीनियर एंकर पर्सन एजाज हैदर साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे और उनके आगे मुद्दा रखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, खासतौर पर जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है उनके साथ उनका काफी इंटरेक्शन रहता है। उस इंटरनेशनल जर्नलिज्म के अंदर या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर इस सारे मुद्दे को किस नजर से देखा जा रहा है? क्या हम उस ताकत के साथ, उस पावर के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी आवाज को उठा पा रहे हैं? सबसे पहले शहजाद चौधरी साहब के पास चलते हैं। चौधरी साहब, ये फरमाएगा कि इतनी बार शवाहिद मिले, हमारी डायरेक्शन ठीक है, हम ठीक चल रहे हैं? देखिए, डायरेक्शन ठीक कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान के जो अमूमी हालात हैं उसमें पाकिस्तान की जो स्पेस है इंडिया के साथ इंटरेक्ट करने की, वो कोई बहुत बड़ी नहीं है। यानी पाकिस्तान अंदरून खाना बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, फिर मगरबी सरहदों पे उलझा हुआ है, फिर उसके बाद हमारी जो सियासी कंडीशंस हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी, वो भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। बेशुमार किस्म के अंदरूनी मसाइल हैं। फिर उसके बाद भारत का प्रेशर जो कि उसने हमारी मशरकी सरहदों के ऊपर डाला है, उसकी वजह से मामलात और पेचीदा हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत के साथ जिस किस्म का बर्ताव या जिस किस्म का इंटरेक्शन या जिस किस्म का जो डील करना चाहिए था, उसकी स्पेस पाकिस्तान की जो रियासत है उसके पास कम हो गई है हमारे। और जो उसके अलावा, भारत के अलावा जो हमारे मसाइल हैं, दहशतगर्दी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उस स्पेस को कम कर दिया है। इसलिए गालिबन वो जो नॉर्मल एक ऑप्शन ऑफ या लिस्ट ऑफ ऑप्शन होती है हमारी डिप्लोमेसी के अंदर या हमारे रियासती रिस्पॉन्सेस के अंदर, वो ज़रा कम हो गई है। गो कि उसके अंदर भी जो अवेलेबल हैं उसके अंदर भी हमें बेहतर और ज़्यादा फर्मली उन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। और थोड़ा सा ढीलापन नज़र आता है भारत के सिलसिले में, क्योंकि मुझे लगता यूँ है कि पाकिस्तानी रियासत फ़िलहाल अभी तक थोड़ी कंफ्यूज है कि भारत के साथ मसाइल को किस लेवल तक और कहाँ तक और किस डायरेक्शन में लेके चलना है। क्या हम बेहतरी की उम्मीद रखें? क्या यूनाइटेड नेशन में मुलाकात की उम्मीद रखें? क्या, देखिए ना, सरताज अजीज साहब मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि वो उनकी तरफ से इन्विटेशन आना चाहिए। तो ये इस तरह एक कमज़ोरी का इजहार होता है कि जैसे अभी भी हम जो डायलॉग है उसको एज एन एंड समझ के उसकी तलाश में हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। फिर हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी बताया जाए
कि क्या क्रिकेट का हमारा दौरा होगा या नहीं होगा। तो इस किस्म के मसाइल जहां पर हम थोड़ा सा फर्म हो भी सकते हैं, वहां पे भी हम हो नहीं पाते, और हम ये बावर कराते हैं या अपने इजहार के साथ या अपने तरीके से कि शायद अभी भी कुछ बेहतरी की उम्मीद हम भारत की तरफ से रखते हैं। यानी चल साहब, अभी डायरेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन कुछ हद तक उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बात से यही लग रहा है। जरा एजाज साहब को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या हम ये कह सकते हैं एजाज साहब कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अब सबसे बड़ी जो रुकावट रह गई है वो सिर्फ रॉ की कार्रवाइयां हैं, ये खत्म हो जाए तो दहशतगर्दी पर पाकिस्तान में काबू पा लिया जाएगा? पहली बात तो यह है कि आपको R&AW की जो कार्रवाइयां हैं उनके हवाले से सबूत जो है वो सामने दिलाने बहुत राइट। और इसमें एक मैं कहता चलूं कि जो सरताज अजीज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग थी वो कैंसिल हुई, तो उसमें सरताज अजीज साहब ने डोसिए जो था वो दिखाया कि ये मैं लेके जा रहा हूँ, ये मैंने लेके जाना था इंडिया, लेकिन चूंकि ये कैंसिल हो गया तो अब ये न्यूयॉर्क हम लेके जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद जिस वक्त सुषमा स्वराज जो है, जो फॉरेन मिनिस्टर है, और ये भी जरा आप देख लें कि इधर से जो है वो मुशीर खारजा और नेशनल, लेकिन उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उधर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो सुषमा स्वराज की एज अ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की, अब वो अजीत दोवल साहब ने नहीं की। तो उसमें सुषमा स्वराज साहिबा से किसी ने पूछा वहां पे कि सरताज अजीज साहब ने ये कहा है कि ये मैं डोसिया लेके जाऊंगा, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि वो डोसिया लेके आएंगे तो हम उनको लाइव टेररिस्ट जो है, कोट अनकोट लाइव टेररिस्ट जो है उनको पेश करेंगे। और उसी दौरान जो है वो आपको पता होगा कि 2 वाकयात वहां पे ऐसे हुए कि जिसमें इंडिया के मुताबिक मुबैना तौर पे उन्होंने 2 पाकिस्तानी नेशनल्स को जो है वो गिरफ्तार किया इन डायरेक्ट एक्शन। राइट। तो इसमें ये जो R&AW की बात है, इसके बारे में बहुत वाज़ेह तौर पे अगर हमारे पास सबूत हैं तो वो दुनिया के सामने ले जाने से पहले वो यहाँ पे मीडिया पे पेश करने चाहिए। राइट। और इसमें एक और जो बहुत अहम बात है, यानी एजाज साहब, मैं काता कलामी की माफी चाहता हूं, जो आप आर्ग्यू दे रहे हैं बड़ा वैलिड है, और अगर उनसे ये कहा जाए कि जी वो कुछ सबूत लेकर जा रहे हैं, वो आपके सामने कुछ डोसियर्स रखेंगे, तो वो कहते हैं कि हम लाइव देंगे, यानी इसका मतलब है कि वो पूरी तैयारी के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो हम माजी में भी देखते हैं कि वहां पर अगर पत्ता भी टूट जाए तो ISI का नाम लग जाता है, पाकिस्तान का नाम लग जाता है, फौरी तौर पर मुद्दा फेंक दिया जाता है। यूं लगता है कि ये तो उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी बन गई है और वो उसके लिए पहले से तैयार हैं अभी। यानी पाकिस्तान को फिर करने की जरूरत क्या है? अभी क्या क्या किया जाना चाहिए पाकिस्तान के फॉरेन डिप्लोमेट को? देखिए, बात यह है कि मैं आपसे तवक्को करूंगा कि आप बैनुर-रियासी ताल्लुकात की जो बारीकियां हैं, उनके हिसाब से जो है वो हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। देखिए, बैनर रियासी ताल्लुकात में जैसे अभी AVM शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे, AVM शहजाद चौधरी साहब जो है वो बहुत तजुर्बाकार ऑपरेशन एंड प्लान्स के माहिर जो है वो मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं, उनका बहुत लंबा तजुर्बा है। उन्होंने आपको एक बहुत अहम बात बताई और वो ये थी कि हमारे पास जो स्पेस है वो कम हो रही है। वो जो स्पेस की कमी है उसका ताल्लुक बहुत सी चीजों के साथ होता है। उसका ताल्लुक जो है आपकी हार्ड पावर के साथ भी होता है, उसका ताल्लुक आपकी सॉफ्ट पावर के साथ भी होता है। और इसमें ये बहुत एक अहम चीज है कि जैसे सूजन राइस जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो यूनाइटेड स्टेट्स की, जब वो यहाँ पे तशरीफ लाई और उनकी मुलाकात भी हुई, तो हमने जो मेरी इत्तलात हैं इनसाइडर्स के हवाले से वो ये हैं कि हमने उनसे जब बात की इंडिया के हवाले से, तो उन्होंने हमसे इंडिया के हवाले से ना तो कोई बात जो है वो सुनना चाह रही थी, ना ही उसके हवाले से कोई बयान आया। उनके जो बयानात आए वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। अब इसमें जो एक अहम चीज है, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये हकीकत क्या है और तासुर क्या है, इससे कता नजर जो बुनियादी इशू है वो ये है कि आप अपने जो भी पोजीशन है उसको कैसे बेच सकते हैं, आपका इमेज क्या, आपकी इमेज की प्रॉब्लम क्या है। और अगर आप दुरुस्त भी हैं और अपनी पोजीशन को बेच नहीं सकते फॉर वेरियस रीजन, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो यू आर नॉट विनिंग। और दूसरी तरफ जो है वो जीत रही है। इसमें एक और भी बात मैं कहता चलूं कि फॉरेन पॉलिसी का या सिक्योरिटी पॉलिसी को
का जो कॉन्डक्ट है जी, वो फैक्ट्स के ऊपर नहीं होता, वो कैपेबिलिटीज के ऊपर होता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि पर्ल हार्बर के ऊपर जो जापान का हमला हुआ था, वो हमला जो था वो बिल्कुल फैक्चुअल इस हवाले से था कि जापानीज को ये प्रॉब्लम था कि यहाँ पे जो है वो ब्लॉकेड हो गई है और जिसकी वजह से उनके पास जो है उनके लिए प्रॉब्लम होगी। सो टू दी एक्सटेंड ऑफ द ब्लॉकेड, वो बिल्कुल फैक्चुअल चीज थी, उसके ऊपर उन्होंने अपनी ऑपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई। लेकिन उस ऑपरेशन स्ट्रेटेजी का नुकसान क्या हुआ, और वो नुकसान यह था कि अमेरिका जो है वो पैसिफिक जो अपना महाज था उसके अंदर दे पुल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स इन, और उसके बाद जो हुआ वो जाहिर है सबके सामने है और वो क्या क्या कामयाबी की। अच्छा चौधरी साहब, ये जो रॉ के एजेंट पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं, ये जो इंसर्जेंसीज हैं और ये जो मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदर, इसका कितना फैक्टर है, इसको रोकना कितना जरूरी है? देखिए, एक तो मैं ये समझना चाहिए कि जो रियासतों के ताल्लुकात होते हैं, जब तक कि वो बहुत बरादराना या मुफाफाना ना हो और किसी न किसी किस्म की मुखासमत हो, भारत के साथ मुखासमत से बहुत बढ़ के हमारे मसाइल उलझे हुए हैं, तो उस सूरत में जब आप दोनों ममालिक एक दूसरे की तरफ अच्छा रवैया नहीं रखते और दुश्मनाना रवैया रखते हैं, तो फिर उसके मुख्तलिफ पहलू और मुख्तलिफ जोहतें होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की। एक तो जाहिर है कि हम सब जानते हैं, कोशिश होती है कि डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जाए, बेहतर किया जाए मामला को, नेगोशिएशन, डायलॉग, वो बेहतर के मामला हैं। लेकिन जो गलत साइड है उसकी तीन जोहतें होती हैं। एक ओपन वॉर, जो कि हम समझते हैं कि अब न्यूक्लियर बैलेंस की वजह से दोनों अतराफ में और न्यूक्लियर अम्ब्रेला की वजह से वो एक ओपन वॉर की जो जगह थी, जो स्पेस थी, वो अब नहीं रही। उसके बाद अब दूसरा मसला आ जाता है जिसको मैं नियर वॉर कहता हूँ, और वो नियर वॉर इसलिए कहता हूँ कि वो ना जंग है और ना ही अमन है, नो वॉर नो पीस वाली सिचुएशन जिस तरीके से दरमियान में हम फंसे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है।